हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी जंगली जीवन में उलझे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे फैली हुई थी, जहां उपजाऊ जमीन और पानी की भरपूर उपलब्धता थी। लोग धीरे धीरे शिकार और घूमने फिरने वाली जिंदगी छोड़कर स्थायी बसावट की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने मिट्टी के घर बनाए, फिर धीरे धीरे ईंटों का उपयोग शुरू किया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। खेती इस सभ्यता की रीढ़ बन गई। गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाई जाने लगीं। पशुपालन भी शुरू हुआ। गाय, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पाला जाने लगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे छोटे गांव विकसित होकर बड़े नगरों में बदलने लगे। नगरों की योजना बेहद संगठित थी। सीधी सड़कें और व्यवस्थित मोहल्ले। ये संकेत था कि यहाँ के लोग केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन के लिए सोचते थे। उन्होंने पानी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। कुएं और जल निकासी प्रणाली बनाई गई। यह सभ्यता बिना किसी बड़े युद्ध या राजा के प्रमाण के भी फल फूल रही थी। यह बात इसे अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है। यह शांति और व्यवस्था पर आधारित थी। कला और शिल्प भी विकसित हो रहे थे। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और आभूषण बनाए जा रहे थे। यह सब दर्शाता है कि यह सभ्यता केवल जीवित नहीं थी, बल्कि समृद्ध और विकसित थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। समय के साथ सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे इसका विस्तार दूर दूर तक होने लगा। इन शहरों के बीच आपसी संपर्क और आदान प्रदान बेहद मजबूत था, जिससे एक संगठित नेटवर्क तैयार हुआ। मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और आभूषण बड़े पैमाने पर बनाए और बेचे जाने लगे। सिंधु घाटी के व्यापारी दूर दराज के क्षेत्रों जैसे मेसोपोटामिया तक व्यापार करने जाते थे। नदी और समुद्री मार्ग इस व्यापार का मुख्य साधन थे, जिससे माल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता था। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी मानकीकरण। वजन और माप की एक समान प्रणाली पूरे क्षेत्र में लागू थी। इससे व्यापार में पारदर्शिता और विश्वास बना रहता था। लोगों ने अपनी पहचान के लिए मोहरों, सील्स का इस्तेमाल शुरू किया, जिन पर विशेष चिन्ह बने होते थे। ये मोहरें आज भी इस सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाती हैं। कारीगरों के अलग अलग समूह थे। कोई मनके बनाता, कोई धातु का काम करता, तो कोई कपड़े बुनता। इससे स्पष्ट होता है कि श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, उस समय भी मौजूद था। यह सभ्यता अब एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक संरचना में बदल चुकी थी। लेकिन इस चमकते हुए विकास के पीछे छिपे रहस्य और भी गहरे थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता अपने सबसे प्रभावशाली रूप में सामने आ रही थी। एक ऐसी नगरीय संस्कृति जो अपने समय से सदियों आगे थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित था। हर घर पक्की ईंटों से बना था और हैरानी की बात यह है कि इन ईंटों का आकार हर जगह एक जैसा था। यह दर्शाता है कि निर्माण कार्य में एक मानकीकृत प्रणाली अपनाई गई थी। लगभग हर घर में एक निजी कुआं या पास में पानी का स्रोत मौजूद था। सबसे चौंकाने वाली बात थी उनकी जल निकासी प्रणाली। हर घर से निकलने वाला पानी पक्की नालियों के माध्यम से मुख्य ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। ये नालियां ढकी हुई थी और समय समय पर सफाई के लिए विशेष ढक्कन बनाए गए थे। यह स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है।
शहर के बीचों बीच बड़े सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ बनाए गए थे, जो सामाजिक और धार्मिक महत्व रखते थे। अनाज भंडारण के लिए विशाल गोदाम ग्रैनरीज भी बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि भोजन का संग्रह और वितरण भी योजनाबद्ध तरीके से होता था। ये सब मिलकर साबित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल विकसित ही नहीं बल्कि अत्यंत उन्नत और संगठित थी। सुबह होते ही शहरों में हलचल शुरू हो जाती, किसान खेतों की ओर निकलते और कारीगर अपने काम में लग जाते। महिलाएं घर के कामकाज के साथ साथ कढ़ाई, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने में भी सक्रिय भूमिका निभाती थी। बच्चे खेलते कूदते और धीरे धीरे अपने बड़ों के काम सीखते। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। लोग साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, जो मुख्यतः कपास से बने होते थे। यह सभ्यता दुनिया की पहली कपास उत्पादक सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। आभूषणों का भी विशेष महत्व था। पुरुष और महिलाएं दोनों ही मनके, धातु और पत्थरों से बने गहने पहनते थे। खान पान में गेहूं, जौ, फल, सब्जियां और दूध से बने पदार्थ शामिल थे। कभी कभी मांस भी खाया जाता था, लेकिन यह आम नहीं था। मनोरंजन के लिए लोग बोर्ड गेम्स, नृत्य और संगीत का सहारा लेते थे। पुरातत्व में मिले खिलौने जैसे पहियों वाली गाड़ियां बच्चों के जीवन की झलक दिखाते हैं। समाज में किसी बड़े राजा या शासक के प्रमाण नहीं मिलते, जिससे लगता है कि यह समाज समानता पर आधारित था। लोग नियमों और अनुशासन का पालन करते थे, जिससे शहरों में शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। यह एक ऐसा समाज था जहां हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस शांत और संतुलित जीवन के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य अभी बाकी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म आज भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उनकी लिखावट अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर भी खुदाई में मिले अवशेष हमें उनके धार्मिक विश्वासों की झलक जरूर देते हैं। कुछ मुहरों पर एक ध्यान मुद्रा में बैठे पुरुष की आकृति मिली है, जिसे कई विद्वान प्रोटो शिव मानते हैं। यह आकृति जानवरों से घिरी हुई होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे प्रकृति और पशुओं को पवित्र मानते थे। पेड़ पौधों की पूजा भी उनके धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। विशेष रूप से पीपल के पेड़ का महत्व देखा गया है। पशुओं में बैल और यूनिकॉर्न जैसे प्रतीकों का विशेष स्थान था, जो उनकी मोहरों पर बार बार दिखाई देते हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए जानवर केवल जीव नहीं, बल्कि धार्मिक प्रतीक भी थे। स्नान और शुद्धता को भी बहुत महत्व दिया जाता था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भव्य मंदिर या विशाल मूर्तियां नहीं मिली, जिससे लगता है कि उनका धर्म सरल और व्यक्तिगत था। वे दिखावे से ज्यादा आस्था और प्रकृति के संतुलन पर विश्वास करते थे। उनकी धार्मिक प्रणाली आज के कई धर्मों से अलग और रहस्यमयी थी। हर प्रतीक, हर मूर्ति एक कहानी कहती है, लेकिन पूरी कहानी आज भी अधूरी है। और शायद यही अधूरापन इस सभ्यता को और भी रहस्यमय बनाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि, जिसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। खुदाई में हजारों मुहरें और शिलालेख मिले हैं, जिन पर छोटे छोटे चिन्ह उकेरे गए हैं। इन चिन्हों की संख्या लगभग 400 से अधिक मानी जाती है, लेकिन उनका अर्थ अब भी अज्ञात है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जो उस समय के लिए एक अलग शैली थी। अधिकतर लेखन मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और धातु की वस्तुओं पर पाया गया है। इन मुहरों का उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था, जैसे आज के हस्ताक्षर या ब्रांड। कुछ चिन्ह जानवरों, पेड़ों और मानव आकृतियों को दर्शाते हैं, जो शायद किसी अर्थ या संदेश को व्यक्त करते थे।
इसका एक कारण यह भी है कि कोई द्विभाषी शिलालेख जैसे रोसेटा स्टोन नहीं मिला है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यह सभ्यता ज्ञान और संचार में काफी उन्नत थी। गणित और मापन की उनकी समझ भी अद्भुत थी। मानकीकृत वजन इसका प्रमाण है। उन्होंने लंबाई, वजन और समय को मापने के लिए सटीक उपकरण विकसित किए थे। यह सब दर्शाता है कि वे केवल कारीगर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच वाले लोग भी थे। उनकी लिपि आज भी एक बंद किताब की तरह है, जिसे पढ़ना इतिहासकारों का सपना है। और जब यह रहस्य खुलेगा तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी कहानी सामने आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक सांस्कृतिक चमत्कार नहीं थी बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अत्यंत उन्नत थी। उन्होंने निर्माण कार्य में पक्की ईंटों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया, जो एक समान आकार एवं अनुपात में होती थीं। करता है। यह दर्शाता है कि उनके पास माप और अनुपात की गहरी समझ थी। धातु विज्ञान में भी वे निपुण थे। तांबा, कांसा और सोने का उपयोग वे कुशलता से करते थे। उन्होंने औजार, हथियार और आभूषण बनाने में इन धातुओं का संतुलित प्रयोग किया। मन के बीड्स बनाने की कला इतनी उन्नत थी कि आज भी उसकी बारीकी चौंका देती है। लाल पत्थर कार्नेलियन को गर्म करके चमकदार मनके बनाए जाते थे, जो दूर देशों में भी प्रसिद्ध थे। कपास की खेती और उससे कपड़ा बनाना भी उनकी बड़ी उपलब्धि थी। यह दुनिया की शुरुआती वस्त्र निर्माण तकनीकों में से एक मानी जाती है। जल प्रबंधन में उनकी तकनीक अद्भुत थी। कुएं, नालियां और जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत थीं। उन्होंने वर्षा जल को नियंत्रित करने और शहरों को साफ रखने के लिए विशेष ढांचे बनाए थे। ये सब बिना किसी आधुनिक मशीन या बिजली के किया गया था। उनकी तकनीक प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलती थी, न कि उसे नष्ट करके। यही कारण है कि उनकी सभ्यता हजारों साल पहले भी टिकाऊ और स्थिर थी। लेकिन इतनी उन्नत तकनीक के बावजूद उनका अंत कैसे हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। इतनी समृद्ध और उन्नत सिंधु घाटी सभ्यता अचानक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। लेकिन क्यों? शहरों की रौनक कम होने लगी और कई बड़े नगर धीरे धीरे खाली होने लगे। कभी व्यवस्थित रहने वाले घर अब टूटने और बिखरने लगने थे। जल निकासी प्रणाली, जी कभी उनकी ताकत थी, अब उपेक्षित दिखने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे लोगों ने शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। नदियों का मार्ग बदलना या सूख जाना खेती और जीवन के लिए बड़ा खतरा बन गया। खास तौर पर घग्गर हकरा नदी के सूखने की संभावना इस सभ्यता के पतन से जुड़ी मानी जाती है। कुछ स्थानों पर बाढ़ के संकेत भी मिले हैं, जिसने शहरों को नुकसान पहुंचाया। ये प्राकृतिक आपदाएं धीरे धीरे इस महान सभ्यता को कमजोर करती चली गईं। किसी बड़े युद्ध या बाहरी आक्रमण के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे लगता है कि उनका पतन अंदरूनी और प्राकृतिक कारणों से हुआ। लोग छोटे छोटे गांवों में बंटकर रहने लगे, एक नई शुरुआत की ओर। लेकिन इस अंत के साथ ही एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। हजारों साल तक ये महान सभ्यता मिट्टी के नीचे दबी रही। दुनिया इससे पूरी तरह अनजान थी। फिर 19वीं सदी में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब कुछ प्राचीन ईंटें सामने आईं।
इन ईंटों ने इतिहासकारों का ध्यान खींचा और एक नई खोज की शुरुआत हुई। 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई, जिसने सबको चौंका दिया। खुदाई में मिले शहर इतने उन्नत थे कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत में इतनी पुरानी सभ्यता रही होगी। मिट्टी के बर्तन, मुहरें, आभूषण और औजार, हर चीज एक कहानी कह रही थी। इन खोजों ने यह साबित कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। हर नई खुदाई कुछ नए रहस्य खोलती है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े कर देती हैं। पुरातत्वविद आज भी इस सभ्यता के हर कोने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नई तकनीकों जैसे कार्बन डेटिंग और सैटेलाइट इमेजिंग से शोध और भी गहरा होता जा रहा है। फिर भी यह सभ्यता एक अधूरी पहेली बनी हुई है। हर खोज हमें अतीत के और करीब ले जाती है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही हजारों साल पहले समाप्त हो गई हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। और शायद यही रहस्य इसे और भी रोमांचक बनाता है। उसकी नगर योजना, जल प्रबंधन और स्वच्छता प्रणाली आज की आधुनिक शहरों के लिए प्रेरणा है। जिस समय दुनिया के कई हिस्से अव्यवस्थित थे, उस समय यह सभ्यता एक आदर्श शहरी जीवन का उदाहरण थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि प्रगति केवल तकनीक से नहीं, बल्कि संतुलन और अनुशासन से आती है। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, उनकी जीवन शैली एक मार्गदर्शन बन सकती है। समानता और सामाजिक संतुलन भी इस सभ्यता की विशेषता थी, जहां हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी कला, शिल्प और व्यापार प्रणाली आज भी शोध का विषय बनी हुई है। उनकी अनपढ़ी लिपि हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि महानता केवल विस्तार में नहीं, बल्कि स्थिरता और संतुलन में होती है। आज भी जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखते हैं, तो एक खोई हुई दुनिया की झलक मिलती है। वो दुनिया जिसने बिना किसी शोर शराबे के मानव इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। और शायद उस सभ्यता के लोग आज भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी खामोश संरचनाओं के जरिए। और यही है सिंधु घाटी सभ्यता का असली सच, एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है। आगे क्या है, टिप्पणी करें।